सभी को मेरा नमस्कार। मैं भुवनेश कुमार स्वामी 9th क्लास की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो पिछले वीडियो तक हमने चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट किया था। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध है या नहीं, इस चैप्टर के बारे में आज हम चर्चा करते हैं। तो शुरुआत करते हैं पाठ के बारे में कि हम कैसे जान सकते हैं कि बाज़ार से ख़रीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल, जल और जूस शुद्ध है। मार्केट से अनेक प्रकार की चीज़ें खरीद के लाते हैं और हमें कैसे पता लगता है कि हम जो चीज़ खरीद के ला रहे हैं, चाहे दूध है, चाहे मक्खन है, चाहे घी है, चाहे मसाला है, वो शुद्ध है या अशुद्ध है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, कैसे पता करेंगे हम कि क्या आपने कभी इन खाने वाले पदार्थों के डिब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा हुआ देखा होगा। तब नॉर्मली हम जो मार्केट से चीज़ लेके आते हैं उनमें जो पैकिंग डब्बे आते हैं उन पर जैसे शुद्ध दूध लिखा हुआ है, शुद्ध घी लिखा हुआ है, शुद्ध नमक लिखा हुआ है, उसी प्रकार अनेक प्रकार के पदार्थों के डब्बों के ऊपर शुद्ध शब्द लिखा हुआ होता है। तो एक साधारण व्यक्ति के लिए इस शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है कि पदार्थ में कोई मिलावट ना हो। हमारे लिए एक शुद्ध चीज़ का मतलब क्या होता है, उसमें किसी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। लेकिन वैज्ञानिकों के लिए ये सभी वस्तुएं पदार्थों के मिश्रण है। लेकिन साइंटिफिक तरीके से सोचा जाए या वैज्ञानिक सोच से देखा जाए तो ये जितने भी वस्तुएं जिन पर शुद्ध लिखा हुआ होता है ये विभिन्न प्रकार के पदार्थों का मिश्रण है। अतः ये क्या है, शुद्ध नहीं है, लेकिन हमारे लिए शुद्ध है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे दूध है। अब दूध कहने में तो हम कहते हैं शुद्ध दूध है, लेकिन दूध के अंदर अगर साइंटिफिक तौर पर सोचा जाए, साइंस के हिसाब से सोचा जाए तो दूध के अंदर जल होती है, वसा होता है, प्रोटीन होता है। ये सभी पदार्थ मिलकर दूध का निर्माण करते हैं। जल है, वसा है, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन्स है। तो दूध अपने आप हम जानते हैं संपूर्ण संतुलित भोजन है, तो सभी प्रकार के पोषक पदार्थ पाए जाता है, यानी इन सभी पोषक पदार्थों का एक मिश्रण है दूध। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो उसका तात्पर्य है कि उस पदार्थ में मौजूद सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के होने चाहिए। जब एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है, यानी साइंटिफिक तौर पर देखा जाए तो पदार्थ वही शुद्ध है जिस पदार्थ के अंदर जो अवयव उपस्थित है, जो कण उपस्थित है, वो सारे के सारे एक ही रासायनिक प्रकृति के हो, तो ही वो पदार्थ साइंस के हिसाब से शुद्ध होगा। एक शुद्ध पदार्थ जो होता है वो एक ही प्रकार के कणों से मिलकर बना होता है। साइंस के हिसाब से शुद्ध पदार्थ वही है जो कि एक ही प्रकार के अवयव, एक ही प्रकार के कण से मिलकर बना होता है। बाकी हम जो भी पदार्थ देखते हैं वो एक से अधिक प्रकार के कणों, अवयव से मिलकर बना होता है। तो कोई भी पदार्थ साइंटिफिक तरीके से शुद्ध नहीं होता है। जब हम अपने चारों ओर देखते तो पाते हैं कि सभी पदार्थ दो या दो से अधिक शुद्ध अवयव से मिलकर बने हैं। उदाहरण के लिए समुद्र का जल है, इसके अंदर पानी है, H2O भी उपस्थित है, इसके अंदर नमक भी होता है, इसके अंदर फ्लोराइड भी होता है, अन्य प्रकार की अन्य चीज़ें भी होती हैं, जिसकी वजह से समुद्र का जो जल है वो शुद्ध पदार्थ नहीं है। खनिज है, हम जानते हैं ज़मीन से निकलता है तो ये वैसे भी शुद्ध नहीं होता है। मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के दूसरी चीज़ें, मिट्टी के कण भी अलग अलग साइज़ के होते हैं, मिट्टी के प्रकार भी अलग अलग साइज़ के होते हैं। मिट्टी के अंदर अनेक प्रकार के कार्बनिक, अकार्बनिक पदार्थ मिले होते हैं, जैविक पदार्थ मिले होते हैं, इसके अंदर अनेक प्रकार के पोषक पदार्थ मिले होते हैं। तो मिट्टी भी अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ नहीं होता है। तो बात करते हैं कि मिश्रण क्या है। आगे मिश्रण का मतलब समझते हैं कि मिश्रण एक या एक से अधिक शुद्ध तत्वों या यौगिकों से मिलकर बना होता है। जब एक से अधिक तत्व या एक से अधिक शुद्ध यौगिक आपस में मिल जाते हैं तो वो मिश्रण का निर्माण करते हैं। हम जानते हैं कि जल में क्या उपस्थित होता है, जल के अंदर घुले हुए सोडियम क्लोराइड को। अब जल के अंदर घुले हुए सोडियम क्लोराइड को वाष्पीकरण या आसवन विधि द्वारा जल से पृथक किया जा सकता है। पानी के अंदर नमक घुला हुआ है,
पृथक्करण विधि, वाष्पीकरण द्वारा, आसवन विधि द्वारा हम पानी में घुले हुए नमक को यानी सोडियम क्लोराइड को अलग कर सकते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है, क्योंकि शुद्ध तत्व सोडियम और क्लोरीन दोनों से मिलकर बना होता है। तो सोडियम क्लोराइड अपने आप में एक शुद्ध पदार्थ है। इसे भौतिक विधि के द्वारा इसके रासायनिक अवयव में पृथक नहीं किया जा सकता। यानी पानी के अंदर नमक घुला हुआ, हम इसको भौतिक विधि वाष्पीकरण द्वारा, आसवन द्वारा अलग कर सकते हैं। लेकिन सोडियम क्लोराइड जो कि अपने आप में शुद्ध पदार्थ है, इसको किसी भी भौतिक विधि के द्वारा अलग नहीं कर सकते। यानी सोडियम और क्लोरीन दोनों को हम भौतिक विधि के माध्यम से अलग बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। इसी प्रकार चीनी एक पदार्थ है, क्योंकि यह एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव रखता है और इसका यौगिक समान रहता है। पेय पदार्थ जो भी हम पीते हैं, मिट्टी में एक समान कण नहीं होता है। सॉफ्ट ड्रिंक होते हैं या दूध पीते हैं, जूस पीते हैं, हम पेय पदार्थ जो भी पीते हैं, उनके अंदर एक ही प्रकार का शुद्ध अवयव कभी नहीं होता है। कोल्ड ड्रिंक पीते हैं तो उसके अंदर पानी भी होता है, लवण भी होता है और उसके अंदर सोडा भी डाला होता है, अन्य प्रकार के एसेंस भी डाले होते हैं। उसी प्रकार मिट्टी में भी जो कण होते हैं वो एक समान नहीं होते हैं। तो शुद्ध पदार्थ किसी भी स्रोत से प्राप्त हो, इसके अभिलक्ष्य गुण समान होंगे। विशेष बात यही है कि शुद्ध पदार्थ जो भी है उसको प्राप्त करने का तरीका कुछ भी हो, इसका स्रोत कुछ भी हो, लेकिन इन पदार्थों के जो गुण होते हैं वो हमेशा एक समान रहते हैं, कभी भी चेंज नहीं होते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि मिश्रण में एक से अधिक शुद्ध पदार्थ आपस में मिले हुए होते हैं। अब देखते हैं कि मिश्रण के प्रकार कितने होते हैं। अवयवों की प्रकृति के अनुसार विभिन्न प्रकार के मिश्रणों का निर्माण होता है। तो इसी तरह के कई मिश्रण के प्रकार है। एक छोटा सा क्रियाकलाप है, उस क्रियाकलाप को हम देखते हैं। इस क्रियाकलाप में क्या कह रहा है कि कक्षीय को 4 भागों बांट दिया, आ ब स द। फिर एक बीकर में 50 ml जल और 1 चम्मच कॉपर सल्फेट चूर्ण होना चाहिए और ये समूह अ को दे दिया। समूह अ को एक बीकर में 50 ml पानी और 2 चम्मच कॉपर सल्फेट का चूर्ण दिया है। दोनों जो समूह अ है, दोनों को पानी तो बराबर दिया 50 ml और दोनों को जो पदार्थ दिया है वो कॉपर सल्फेट है, लेकिन कॉपर सल्फेट की मात्रा दोनों को अलग अलग दी गई है। और तीसरा जो समूह है उसको कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट या नमक समूह स और द को देना है। अब स और द को 50 ml पानी नहीं देना, कॉपर सल्फेट देना है स को भी और द को भी देना है। साथ साथ में पोटेशियम परमैंगनेट या नमक वो भी स को और द को देना है, लेकिन स और दोनों के अंदर सिर्फ मात्रा का अंतर रखना है। मान लो समूह स को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट और 1 चम्मच पोटेशियम परमैंगनेट दिया है, तो द वाले समूह को यही पदार्थ 2-2 चम्मच देंगे, यानी इनकी जो मात्रा है वो अलग अलग है। अब क्या करना है, अब प्रत्येक समूह के उन अवयवों को मिलाकर मिश्रण तैयार करना है। चारों समूह को अलग अलग पदार्थ दे दिया है, चारों समूह को अपने जो पदार्थ दिए उनका आपस में मिक्स करना है। उनके रंग बनावट के आधार पर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो स और द, स को हमने अ और ब को हमने 50 ml पानी और अ को कॉपर सल्फेट का 1 चम्मच दिया था और ब समूह को 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिए थे, दोनों ने मिक्स किया। तो अ और ब को एक मिश्रण प्राप्त होता है जिसकी बनावट क्या है, समान है, यानी दोनों का जो कलर है वो नीला रहता है, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग नीला होता है। इस तरह के मिश्रण को हम क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण या विलयन कहते हैं। समांगी मिश्रण मतलब होता है, छोटी क्लास का जो परिभाषा आती है उसको नहीं बताया जाता है कि जो पदार्थ आपस में एक दूसरे मिक्स हो जाते हैं वो समांगी मिश्रण कहलाता है। यानी पदार्थ के अवयव उसके अंदर दिखते नहीं है। तो पानी के अंदर कॉपर सल्फेट डाला, ये दोनों एक दूसरे मिक्स हो गए हैं, तो कॉपर सल्फेट एक समांगी मिश्रण है। इस तरह के मिश्रणों के कुछ अन्य उदाहरण हैं, जैसे जल में नमक और जल में चीनी। जब जल के अंदर हम पानी नमक डालते हैं, जल के अंदर जल हम चीनी डालते हैं, तो पूर्ण रूप से एक दूसरे में मिक्स हो जाते हैं, तो ये समांगी मिश्रण कहलाता है। दोनों समूह से प्राप्त घोल के रंगों की तुलना करें। अब समान मात्रा में दोनों को पानी दिया था, लेकिन कॉपर सल्फेट की मात्रा दोनों को भिन्न भिन्न दी थी। पदार्थ दोनों का एक ही था। जो मिश्रण प्राप्त हुआ है दोनों समूह में, उनमें रंगों की तुलना कीजिए। तो नेचुरल बात है कि पहले जो अ समूह था उसका रंग बी की तुलना में हल्का सा कम नीला होगा
और बी समूह के अंदर कॉपर सल्फेट की मात्रा ज़्यादा है तो उसका गहरा नीला रंग आता है। यद्यपि दोनों समूह के पास कॉपर सल्फेट का घोल है, लेकिन उन दोनों घोल के रंगों की तीव्रता क्या है, पता है कि यानी अ समूह के घोल की रंग की तीव्रता कम है और ब समूह के घोल की जो रंग की जो तीव्रता है वो थोड़ी सी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि इसको 2 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया गया था। अब आगे देखते हैं, तो यह क्या दिखलाता है कि समांगी मिश्रण पृथक पृथक संगठन रख सकते हैं, यानी मिश्रण समांगी है लेकिन इनके अंदर संगठन यानी पदार्थ की जो मात्रा थी वो भिन्न भिन्न थी। इसी कारण बी समूह का जो रंग था वो हल्का सा गहरा आया था। अब बात करते हैं समूह स और द। इन समूह स दोनों को कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दिया था, वो भी अलग अलग मात्रा के अंदर। इन दोनों ने आपस में जो मिक्स किया था तो इनके जो अंश थे भौतिक दृष्टि से पता यानी आपस में एक दूसरे मिक्स नहीं हुए, क्योंकि पानी नहीं दिया इनको। इस तरह के मिश्रण को क्या कहते हैं, समांगी मिश्रण कहते हैं, क्योंकि पोटेशियम परमैंगनेट और जो अपना दूसरा कॉपर सल्फेट लिया था ये दोनों आपस में एक दूसरे मिक्स नहीं होते हैं, तो ये मिश्रण को कहेंगे विषमांगी, यानी ऐसा मिश्रण जिसके अंदर पदार्थ के जो अवयव वो एक दूसरे के अंदर घुलते नहीं है बल्कि साफ साफ दृष्टिगोचर होते हैं। सोडियम क्लोराइड और लोहे की छिल्ली, यानी नमक और लोहे की छिल्ली अगर मिक्स करना चाहे तो मिक्स नहीं होगा, लोहा अलग दिखाई देगा अपने को और नमक अलग दिखाई देता है। नमक और सल्फर, जल और रेत, तेल, ये सारे इस तरह के विषमांगी मिश्रण है, क्योंकि आपस में एक दूसरे के अंदर ये मिक्स बिल्कुल भी नहीं होते हैं। एक छोटा सा क्रियाकलाप और है तो फटाफट देखते हैं हम लोग। सेकंड क्रियाकलाप क्या करेगी, कक्षा को अपने 4 समूह में बांट दिया है। प्रत्येक समूह को नीचे दिए गए नमूने में से एक देना है। समूह अ को दिया है कॉपर सल्फेट के कुछ कण दे दिए, बी को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट, यानी मात्रा अलग अलग कर दी है। फर्स्ट समूह को कॉपर सल्फेट के कुछ दाने दिए थे, बी समूह को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया है। समूह स को चौक का चूर्ण या गेहूं का आटा दिया गया है और समूह को दूध या स्याही की कुछ बूंदें दी गई है। छात्रों को कांच की छड़ की सहायता से नमूनों को जल में मिलाने को कहे। क्या कण जल में दिखाई देते हैं क्या? तो अपने चारों समूह को अलग अलग प्रकार के पदार्थ दिए। आ को कॉपर सल्फेट के कुछ दाने दिए थे, ब को 1 चम्मच कॉपर सल्फेट दिया था। सौ समूह को अपने लोहे इसमें गेहूँ का आटा या चौक का पाउडर दिया था और द को हमने दूध या स्याही की कुछ बूंदें दी थी। इन चारों ने अपने अपने नमूनों को पानी के अंदर घोला। तो क्या आपको इनमें जो कण हैं वो जल में दिखाई दे रहे हैं क्या? अब टॉर्च से प्रकाश की किरण को बीकर पर डालें और इसको सामने देखें। क्या प्रकाश की किरण का मार्ग आपको दिखाई देता है क्या? चारों समूह के बीकर में टॉर्च की सहायता से लाइट डालें और देखें कि किस बीकर के अंदर आपको जो प्रकाश की किरण है वो मार्ग दिखाई दे रहा है और किस में दिखाई नहीं दे रहा है। अब मिश्रण को क्या कर दो, कुछ समय के लिए आप शांत छोड़ दें। इस बीच मिश्रण छानने वाले उपकरण को तैयार कर लें। क्या मिश्रण स्थिर है या कुछ समय के बाद कण नीचे बैठना शुरू कर देते हैं? तो चारों प्रकार के जो मिश्रण थे हमने उनको शांत छोड़ दिया है। तो चेक करना है कि क्या सभी चारों बीकर में जो कण है वो वैसे ही हैं या फिर कुछ बीकर में कण नीचे बैठ गए, कुछ के अंदर मिले नहीं है। फिर क्या करो, इस मिश्रण को छान लो छनक पत्र की सहायता से। क्या छनक पत्र पर आपको कुछ शेष पदार्थ बचा हुआ दिखाई देता है क्या? ये देखिए, इस प्रकार से अपने को छनक पत्र तैयार करना है। ये फिल्टर पे लाना है, इसको कोन का साइज देना है और एक इसके कीप के अंदर इसको डाल के और प्रत्येक मिश्रण को इनमें से छानना है। तो फिर आपको चेक करना है कि किस बीकर में से या किसको छानने पर हमको छनक पत्र पर कुछ क्रिस्टल प्राप्त होते हैं या नहीं होते हैं। इसको अपने को कक्षा में परिणामों को चर्चा करना है। समूह अ और ब एक विलीन पाते हैं और समूह स द का निलंबन है और समूह द के एक कोलाइड विलीन है। अब निलंबन क्या होता है, विलीन क्या होता है, कोलाइड क्या होता है, हम इसके बारे में चर्चा आगे करेंगे। लेकिन समूह स और ब को जब छाना गया था तो छनक पत्र पर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ था और समूह स को छाना गया था तो निलंबन था, जिसके अंदर हमने समूह स के अपने चौक का पाउडर या गेहूं का आटा लिया था तो वो साफ साफ छन जाता है। और द के अंदर भी हमने स्याही या दूध की कुछ बूंदें ली थी तो लगभग छन जाता है, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर इसके जो क्रिस्टल हैं वो अपने को उस छनक पत्र पर हमको कुछ मात्रा में ये प्राप्त हो जाएंगे। तो अब हम इसके विलयन के बारे में, निलंबन के बारे में, कोलाइड विलयन के बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो अभी आपको जाते जाते बस यही है कि ये जो क्वेश्चन आपको दिए गए इन दोनों क्वेश्चन के आंसर
अभी जो पढ़ा है उसके अंदर आ चुके हैं, तो इन क्वेश्चन के आंसर आप करने का प्रयास कीजिए। वीडियो को पूरा देखें, अच्छी तरह से समझें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।